नमस्कार। आज मैं कोविड-19 से उत्पन्न वैश्विक महामारी से जो समस्याएं विश्व के समक्ष उपस्थित हुई हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की चुनौतियां भी आई हैं और उससे अनेक संभावनाएं और अनेक अवसर भी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं इस बात पर आज बात करना चाहता हूं कि आए दिन इस तरह की आपदाएं और महामारियां क्यों आती हैं। क्या कहीं हमारी सोच में, हमारी जीवन शैली में, हमारी भोजन शैली में, हमारे मूल्यों में कहीं न कहीं कोई विसंगति है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन हुआ है और आए दिन चाहे भूकंप हो या इस तरह से तूफान आते हैं या महामारियां अनेक बार आती रहती हैं और बहुत सारे मानवता का नुकसान होता है, अनेक लोगों की जान जाती है। मैं इस संबंध में दो संभावनाओं पर विचार करूंगा। एक तो पुनर्चिंतन की बात करूंगा और दूसरा पुनर्संरचना की बात करूंगा। जो भी जीवन शैली हम अपनाते हैं वो किन्हीं मूल्यों पर आधारित होती है। कुछ न कुछ हमारे सामने आदर्श होते हैं और उन्हीं आदर्शों के आलोक में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। हमारे सामने हमेशा से ही दो प्रकार की जीवन शैली का विकल्प रहा है। एक पश्चिमी जीवन शैली जो पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है और एक भारतीय जीवन शैली जो भारतीय मूल्यों पर आधारित है। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो विश्व के अधिकांश देशों में पश्चिमी जीवन शैली को ही अपनाया जा रहा है और उसे ही आदर्श के रूप में लिया जा रहा है। प्रश्न यह है कि जो पश्चिमी जीवन शैली है वो किन सिद्धांतों और किन मूल्यों पर, किन आदर्शों पर आधारित है। मेरा ये मानना है कि पश्चिमी जीवन शैली आधुनिक सोच पर आधारित है और आधुनिकतावाद के परिणाम को ही हम आधुनिक जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जब हम आधुनिकतावाद की ओर देखते हैं, जिसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही हो जाती है और जहाँ पर आस्थावाद के स्थान पर बौद्धिकतावाद को प्राथमिकता दी गई, जहाँ पर स्वतंत्र चिंतन को, स्वतंत्र निर्णय को और स्वतंत्रता को एक सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया। धीरे धीरे एक आधुनिकता का मॉडल, प्रारूप तैयार हुआ जिसमें वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक अभिवृत्ति की प्रमुखता है। जब हम वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं तो हमारे समक्ष सत्यापन और निरीक्षण के सिद्धांत आते हैं। जो आधुनिकता का मॉडल सामान्य रूप से पूरे विश्व में स्वीकार किया गया और जिस पर आज पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व निम्नवत हैं। बौद्धिकतावाद की सर्वोच्चता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अभिवृत्ति को अपनाना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देना, मानवाधिकारों को महत्व देना, व्यक्तिवाद की स्थापना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के कारण आध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद को स्थापित करना और जिसके परिणामों में हम आज उपभोक्तावाद, भोगवाद को देख रहे हैं, जहां अधिकतम उत्पादन की बात की जाती है और अधिकतम उपभोग की बात की जाती है। नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह उपयोगितावादी और अर्थक्रियावादी सिद्धांत पर आधारित है, यूटिलिटेरियनिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, जहाँ पर उपयोगिता को ही मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जो हमारे लिए उपयोगी है वो हमारे लिए मूल्यवान है, भले ही वो अपने आप में मूल्यवान हो या न हो। इस दृष्टिकोण के कारण प्रकृति के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और प्रकृति को हम अपने उपभोग का विषय मानने लगे। हमने ये तय कर लिया था कि प्रकृति हमारे लिए है
और प्राकृतिक उत्पाद हमारे उपयोग के लिए हैं, जिनका प्रयोग हम अपने विकास के लिए कर सकते हैं, और हम लोग किए भी, जिसका परिणाम ये हुआ कि व्यापक पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण हुआ, शहरीकरण के कारण संस्कृतिकरण हुआ, और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा दिया जाने लगा। लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते आधुनिकता का यह मॉडल विखंडित होता दिखाई पड़ने लगा, चरमराने लगा, क्योंकि इसके विरोधाभास दिखाई पड़ने लगे, जिसको हम पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्निटी कहते हैं। अब देखिए, एक बार ये कहा गया कि उद्योग शहरों में ही लगेंगे क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन बाद में जब प्रदूषण हुआ, जिससे प्राकृतिक संतुलन हुआ, तो कहा जाने लगा नहीं, शहरों से उद्योगों को हटाना है। इसी तरह से जब हम उपभोग को ही आदर्श के रूप में स्वीकार करने लगे, तो प्रकृति का अंधाधुंध दोहन होने लगा, और जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन हुआ। तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे, संपोषणीय विकास। तो इस तरह से जो आधुनिकता के विरोधाभास हैं, वो हमारे सामने परिलक्षित हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि दूसरा विकल्प हमारे पास क्या है। पश्चिमी जीवन शैली के विपरीत भारतीय जीवन शैली भारतीय मूल्यों पर आधारित है, और भारतीय मूल्य हमारे प्राचीन संस्कृति के द्वारा दिए गए हैं, जो भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति में निहित हैं, और जिनका आधार है समष्टिवाद, सर्वसमावेशी चिंतन, त्यागवाद। तो हम उपभोगवाद के बजाय त्यागवाद को महत्व देते हैं, हम व्यक्तिवाद के बजाय समष्टिवाद को महत्व देते हैं। हम केवल उपभोग को ही जीवन का लक्ष्य नहीं मानते हैं, हम त्याग को, उपवास को, दान को अपने जीवन के अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। भारतीय जीवन पद्धति हमेशा से ही नीड और ग्रीड के अंतर को समझाने में समर्थ रही है। हम लोभ को एक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं, एक मानसिक विकृति है। जैसे काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, उसी तरह लोभ भी है, और अधिकतम उपभोग करना लोभ ही है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं कि हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं, क्या हमें पूरा करना है, तो हम अंधाधुंध उत्पादन करेंगे, किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग करेंगे, नैतिकता और अनैतिकता के प्रतिमान बदल जाएंगे, और यही हमारे समक्ष पूरे विश्व में हो रहा है। पिछले कोविड-19 से जो उत्पन्न समस्याएं आई हैं, इसमें हमने ये देखा कि सहयोग का, सामंजस्य का, प्रेम का, त्याग का कितना बड़ा महत्व है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि न तो किसी पश्चिमी विचारों को या पश्चिमी जीवन शैली को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत है, और न आंख मूंद करके भारतीय जीवन शैली को स्वीकार करने की जरूरत है। हमें बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान हमारे लिए उपादेय है, उसके त्याग की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जो जीवन शैली है, जिसमें त्याग को महत्व दिया गया है, जहाँ सहजता, सरलता, सादगी को महत्वपूर्ण माना गया है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात की गई है, उसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। और केवल ये कह करके छोड़ना नहीं है कि ये प्राचीन हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है। अनेक पश्चिमी विचारकों ने यह माना है कि जो पश्चिमी भारतीय जीवन संस्कृति है, वो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हजारों साल से वो टेस्ट किया गया, और उसमें हम परीक्षित होकर के सफल हुए हैं। इसलिए इसको केवल ये कह करके नहीं छोड़ने की जरूरत है कि ये प्राचीन है। हमें खुले मन से मूल्यांकन करना होगा, और जहाँ जहाँ पे भी हमें जीवन मूल्य प्राप्त हो रहे हैं, जो आज के लिए प्रासंगिक हैं, आज की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं, उनको स्वीकार करना होगा।
तो इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी जीवन शैली के बारे में, अपनी भोजन शैली के बारे में, अपने जीवन आदर्शों के बारे में, अपने जीवन मूल्यों के बारे में पुनर्चिंतन करें और मुक्त बुद्धि से निर्णय लें कि हमको किस ओर आगे बढ़ना है। चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन हमारे सामने विकल्प भी हैं। दूसरी बात मैं पुनर्संरचना की करना चाहता हूं। जब आधुनिकता के बाद दार्शनिकों और साहित्यकारों ने उत्तर आधुनिकता की बात की, तो आया कि आधुनिकता का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, डिस्ट्रक्चर्ड है, विघटन हो गया है, विखंडन हो गया है। अब आधुनिकता के मॉडल में विरोधाभास हो गया है और फिर उत्तर आधुनिकता की बात की जाने लगी। मैं इस तकनीक में नहीं जाऊंगा, टेक्निकल पक्ष पे नहीं जाऊंगा। मैं केवल इस बात पर जोर देता हूं कि इस आधुनिक सोच ने, जो व्यक्तिवादी सोच है, उसने किन सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। आज हमारी सामाजिक संस्थाएं बिखराव की स्थिति में हैं, विवाह भंग हो रहे हैं, परिवार विघटन के कगार पर आ गया है, समाज में सहयोग की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है, संप्रदाय, धर्म, वर्ण, जाति ये महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसे समय में आवश्यकता इस बात की है कि हम एक बार फिर से इन सामाजिक संस्थाओं और आर्थिक संस्थाओं का पुनर्गठन करें। मुख्य रूप से विश्व में जो अर्थव्यवस्था स्वीकार की गई हो प्राइवेट सेक्टर पर आधारित है और प्राइवेट सेक्टर पूंजीवाद को जन्म देता है। जब हम पूंजीवाद की बात करेंगे तो समाज में वर्गभेद और शोषण आएगा। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि कम से कम भारत में, जहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, वहाँ हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को, लघु उद्योग को, मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। और ये संतोष की बात है कि वर्तमान सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है और कोविड-19 से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उस चुनौती को स्वीकार किया है और एक नए अवसर को कैश करने की ओर आगे बढ़ रहा है। हमको विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की जरूरत है। आज इस संकट के समय में परिवार का महत्व समझ में आने लगा, गांव का महत्व समझ में आने लगा। तो क्यों न हम एक बार फिर से अपनी इन सामाजिक संस्थाओं को, विवाह को मूल्यों पर आधारित करें, जो आस्था और विश्वास पर टिकी हुई है उसको फिर से पुनर्संयोजित करें, अपने परिवार को जोड़ करके रखें, क्योंकि भावनात्मक लगाव ही हमारे जीवन को अच्छे दिशा में ले जाएगा। क्योंकि आज हम विश्व में देख रहे हैं कि एलिनेशन के कारण, डिप्रेशन के कारण बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। तो हमको अपने परिवार का, विवाह जैसी संस्था का, समुदाय का, समाज का, राज्य का पुनर्गठन करने की जरूरत है, पुनर्संरचना की जरूरत है और इनको भी मूल्यों पर आधारित किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम एक बार फिर से अपनी संस्थाओं को मजबूत कर लेते हैं, बिखराव से मुक्त हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक सुनहरे और स्वर्णिम भविष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो निराश होने या कुंठित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत ही क्रिएटिव विकल्प हैं और हमको उन क्रिएटिव विकल्पों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम संस्थाओं को विघटित करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी विघटित हो जाता है, क्योंकि हम किसी न किसी संस्था से जरूर जुड़े रहते हैं। परिवार की मजबूती हमें मजबूत बनाएगी, समाज की मजबूती, राज्य की मजबूती हमें मजबूत बनाएगी। तो केंद्रीकरण अधिनायकवाद को जन्म देता है, पूंजीवाद शोषण को जन्म देता है। जरूरत है विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को, करोड़ों लोगों को रोजगार देने की जरूरत है और उसके लिए हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, कृषि आधारित व्यवस्था को, लघु और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।